नमस्कार। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680। प्रारंभिक जीवन। देखिए, शिवाजी हैं, उनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को सिवनेर महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिताजी थे साहजी भोसले और माता थी जीजाबाई। देखिए, जीजाबाई साहजी भोसले की पहली पत्नी थी, लेकिन जो साहजी भोसले थे वो बीजापुर के शासक एक सामंत थे और वहीं रहते हुए उन्होंने तुकाबाई मोहिते नामक एक दूसरी महिला से शादी कर रखी थी। इसलिए जीजाबाई और शिवाजी उनसे अलग रहा करते थे, साहजी भोसले अलग रहा करते थे। इसलिए इनके ऊपर अपने पिता का कम प्रभाव था, लेकिन माता जीजाबाई का ज़्यादा प्रभाव था। इनके अलावा इनके संरक्षक थे दादा कोंडदेव, जिन्होंने इनको सेना, शासन आदि के बारे में, मातृभूमि की रक्षा के बारे में शिक्षित किया। अन्य आध्यात्मिक रूप से इनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। तो इस प्रकार माता जीजाबाई, दादा कोंडदेव और समस्त गुरु रामदास, इनका इनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शिवाजी का राज्य किस प्रकार बढ़ा, कैसे उनको राज्य मिला, क्या उन्होंने विस्तार किए। देखिए, शिवाजी जब 12 साल की उम्र के थे तभी उनके पिता से उनको पूना की जागीर वो प्राप्त हो गई, लेकिन अब उनका एक विस्तार है वो शुरू हो गया और उन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में 1646 के अंदर तोरण के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो शिवाजी के द्वारा तोरण दुर्ग पर अधिकार करना उनकी पहली जीत थी, या उनके द्वारा अधिकार किया गया पहला क्षेत्र क्या था? तोरण दुर्ग। तोरण दुर्ग के बाद 1646 के अंदर ही उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से, देखिए बीजापुर है वो दक्षिण एक रियासत है, तो बीजापुर के सुल्तान से उन्होंने रायगढ़, चाकन और अगले ही साल उन्होंने उन्हीं से बारामती, इंदरपुर, पुरंदर, सिंहगढ़ अनेक क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया। यानी हम देखें तो पहले उन्होंने तोरण पर कब्जा किया जो उनकी पहली जीत है, उसके बाद उन्होंने बीजापुर के सुल्तान के क्षेत्र रायगढ़ और चाकण पर कब्जा कर लिया और उसी अगले ही साल उन्होंने बारामती, इंदरपुर, पुरंदर, सिंहगढ़ आदि क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार इनका अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया और 1656 में इन्होंने कोंकण में कल्याण और जावली क्षेत्रों पर भी, दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। 1656 में इन्होंने रायगढ़ को ही अपनी राजधानी बना लिया। ये महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है। अब हम इनके मुख्य संघर्षों की बात करते हैं। देखिए, शिवाजी के द्वारा जब इस प्रकार जो क्षेत्र वो लगातार बढ़ते जा रहे थे और उनका साम्राज्य विस्तार वो लगातार होता जा रहा था, इन परिस्थितियों से बीजापुर के शासक की नींद उड़ गई थी और वो इनको या शिवाजी को नियंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने नियंत्रित करने के लिए अपने सेनापति अफजल खां को भेजा। देखिए, यहाँ अफजल खां के बारे में थोड़ी खास बातें आपको बताऊं। अफजल खां एक 6 फुट लंबा चौड़ा व्यक्ति, वो एक पठान था, बहुत ही हट्टा कट्टा था। शिवाजी उसके सामने बौने और कमज़ोर साबित हो सकते थे। तो अफजल खां ने क्या किया, शिवाजी के साथ समझौता किया कि हम दोनों अकेले मिलेंगे और बिना हथियारों के मिलेंगे। मुलाकात का टाइम और जगह फिक्स हो गई और अफजल खां ने जब शिवाजी से मिले तो उस वक्त दोनों गले मिले और अफजल खां ने शिवाजी को अपनी बाहों में दबाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी पहले से ही सचेत थे। उन्होंने अपनी जेब के अंदर बदनखे डाल रखे थे। बदनखे अंगुलियों में पहने जाने वाले धारदार हथियार होते हैं। तो अफजल खां ने शिवाजी को दबाने का प्रयास किया। शिवाजी ने अपनी जेब से बंदूकें पहनकर हाथ निकाले और अफजल खां के पेट में बंदूकों को घुसेड़ दिया। इस प्रकार उसका पेट चीरकर शिवाजी ने अपनी जान बचाई और विश्वासघात कर रहे अफजल खां का वध कर दिया। इस वध के बाद शिवाजी का प्रभाव और भी बढ़ गया था। तो ये अफजल खां कौन थे? बीजापुर के। 1663 में क्या हुआ, औरंगजेब है उसने शाइस्ता खां को भेजा। जब
शिवाजी की गतिविधियां बढ़ गई, उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया। अफजल खां का असर ख़त्म हो गया, उनको मार दिया। औरंगज़ेब है वो अब और भी घबरा गया, और औरंगज़ेब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शिवाजी को कब्जे में करना चाहता था। तो उसने दक्कन के अंदर सूबेदार शाइस्ता खां को किसके खिलाफ भेजा? शिवाजी के खिलाफ भेजा। शाइस्ता खां ने इनके केंद्र पूना पर अधिकार कर लिया। जब उनके केंद्र पूना पर अधिकार हो गया तो शिवाजी भागे वहाँ से, लेकिन अचानक एक रात्रि को जब शाइस्ता खां का शिविर लगा हुआ था रात्रि को, तो अचानक शिवाजी ने वहाँ पर हमला कर दिया। शाइस्ता खां को मौका नहीं मिला और वो अपनी 3 अंगुलियाँ गंवा बैठे और 3 अंगुलियाँ कट गई, भाग गए और अपना एक पुत्र है वो यहाँ मारा गया। इस प्रकार शिवाजी ने अपने केंद्र को वापस प्राप्त कर लिया। यहाँ शिवाजी का प्रभाव और भी बढ़ गया। अगले ही साल 1664 में उन्होंने सूरत शहर को लूटा। सूरत है वो मुगलों के अधीन एक प्रभावशाली क्षेत्र था और शिवाजी ने उसको लूटा। शिवाजी ने सूरत को और दोबारा भी लूटा था। ये उनकी सूरत की पहली लूट है 1664 की। अब औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए जो व्यक्ति चुना वो थे आमेर के शासक मिर्ज़ा राजा जय सिंह, और उन्होंने मिर्ज़ा राजा जय सिंह और दिलेर सिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा। मिर्ज़ा राजा जय सिंह और दिलेर सिंह ने शिवाजी के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और शिवाजी को भागने के लिए, संधि करने के लिए विवश कर दिया। और अंत में शिवाजी है उन्होंने हार कर पुरंदर की संधि किसके साथ कर ली? मिर्ज़ा राजा जय सिंह के साथ। अब हम संधि की शर्तों और उसके बाद की स्थितियों पर चर्चा करते हैं। देखिए पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि मिर्ज़ा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ये संधि जून 1665 को हुई थी। इस संधि के अंदर क्या शर्त तय हुआ कि शिवाजी के जो 35 दुर्ग थे, उन 35 दुर्गों में से 23 दुर्गों को मुगलों को सौंप दिया गया। इस प्रकार 23 दुर्ग मुगलों के पास चले गए और मात्र 12 दुर्ग शिवाजी के पास बचे थे। ठीक है। साथ ही साथ ये तय हुआ कि संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा। ये पुरंदर की संधि थी और ये शर्त थी कि शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये पुरंदर की संधि की शर्तें थी। शिवाजी को आश्वस्त करके मिर्ज़ा राजा जय सिंह मुगल दरबार के अंदर ले गए। मुगल दरबार के अंदर शिवाजी तथा उनके पुत्र संभाजी जब पहुँचे तो उनको तीसरी श्रेणी के मनसबदारों में खड़ा कर दिया गया और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया गया। इससे शिवाजी नाराज़ हो गए तो औरंगज़ेब ने शिवाजी और संभाजी को नज़रबंद करवा दिया। अब वहाँ वो आगरा में मुलाकात हुई थी और यहीं वो नज़रबंद हो गए, लेकिन शिवाजी और संभाजी गुप्त रूप से किसी प्रकार से नवंबर 1666 में वहाँ से भागने के अंदर कामयाब हो गए। औरंगज़ेब ने उनको दबाने का प्रयास लगातार जारी रखा और बाद में औरंगज़ेब ने क्या किया? औरंगज़ेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी और साथ ही साथ अपना बरार का क्षेत्र उनको दे दिया। इस संधि या इस शांति के बाद लगभग 2 साल तक शांति बनी रही, लेकिन 1670 में शिवाजी ने वापस विद्रोह कर दिया और मुगलों ने जो क्षेत्र उनसे छीने थे अपने उन क्षेत्रों को एक एक करके वापस प्राप्त करना शुरू कर दिया और अपने अनेक क्षेत्रों को उन्होंने वापस प्राप्त कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने खानदेश, जो दक्षिणी भारत की एक बड़ी रियासत थी, उस दक्षिणी भारत की खानदेश रियासत के जो मुग़ल अधिकारियों थे, उन मुग़ल अधिकारियों को विवश कर दिया कि वो अपने इस क्षेत्र के अंदर, खानदेश क्षेत्र के अंदर शिवाजी को चौथ वसूलने का अधिकार दे। और उन्होंने इस प्रकार का एक लिखित हस्ताक्षरित एक संधि पत्र तैयार कर लिया, जिसके आधार पर खानदेश में शिवाजी को चौथ वसूल करने का अधिकार मिल गया। चौथ क्या था? चौथ आय का चौथा हिस्सा था जो कर के रूप में मराठे लिया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने ये अधिकार खानदेश में प्राप्त किया। इसी के साथ उन्होंने 1670 में सूरत को लूट लिया, जो मुगलों का एक क्षेत्र था। ये 1670 में सूरत की दूसरी शिवाजी के द्वारा लूट थी। 1674 में रायगढ़ के अंदर, रायगढ़ महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि प्राप्त कर ली और 1680 में शिवाजी की
मृत्यु हो गई। इस प्रकार शिवाजी का संघर्षमय जीवन अंत हुआ। लेकिन शिवाजी जब मरे तब तक संपूर्ण पश्चिमी कर्नाटक उनके कब्जे में आ चुका था। शिवाजी को मुगलों का सामना करना पड़ा, उनके प्रतिरोध को सहा। उन्होंने बीजापुर के प्रतिरोध का सामना किया, गोवा का सामना किया, गोवा में पुर्तगालियों का सामना किया, एबिसिनिया के समुद्री लुटेरों का सामना किया। इन सब के प्रतिरोधों का सामना करने के बावजूद वो दक्षिण के अंदर एक हिंदुत्व राज्य को स्थापित करने में कामयाब रहे। ये इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। धन्यवाद।